नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको पता होगा कि अभी 2025 तक हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन की मार्क तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन ये टारगेट अभी पुराना हो चुका है और पिछले कुछ सालों में लगातार हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अभी आने वाले 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से टोटल डिफेंस टर्नओवर को $25 बिलियन तक इंक्रीज करने का फैसला किया गया, यानी कि $25 बिलियन की मार्क को यहाँ पे पार करने का रखा गया है और इसमें हमारी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ऑर्डर शामिल होने वाला है। आप सबको पता होगा कि अभी भारत की तरफ से कई फॉरेन टेंडर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया गया, जिसमें मोस्टली एचएएल की तरफ से तेजस को ऑफर किया जा रहा है और साथ ही अभी अपनी हेलीकॉप्टर को भी एचएएल की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। इसी बीच कुछ महीने पहले आपने देखा होगा फिलीपींस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदा गया था और उसके लिए एक डील को फाइनल किया गया था, जिसकी कीमत करीब करीब $375 मिलियन के आसपास की थी। और इसके बाद फिलीपीन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये सिर्फ शुरुआत हो, जिसके बाद वो आगे चल के एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के साथ साथ भारत से और भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने वाले, जिसमें मिसाइल से लेके फाइटर जेट तक शामिल थे। अब इसको लेके पीटीआई की तरफ से कुछ रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से अभी भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने के बारे में बातचीत किया जा रहा है। वैसे इसको लेके पहले भी फिलीपींस की तरफ से बताया गया था कि वो अभी भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने वाले, और पिछले महीने ही भारत और फिलीपींस के बीच एक एमओयू को साइन किया गया था, जिसके चलते फिलीपींस इंडियन इक्विपमेंट को खरीदने वाला था, जिसमें तेजस को भी भारत की तरफ से उनको ऑफर किया जा रहा था। अभी बताया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से अभी के लिए सिर्फ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को ही खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन साथ ही वो तेजस को भी इवैल्यूएट कर रहे थे, जिसकी परफॉर्मेंस उनको काफी अच्छा लगा है। लेकिन फिलहाल तेजस की कैटेगरी की फाइटर जेट्स के लिए फिलीपींस की एयरफोर्स में कोई जगह नहीं है, तो अभी के लिए वो इसको खरीदने वाले नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था कि फिलीपींस ने अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर से तेजस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो टेंडर मीडियम वेट कैटेगरी का टेंडर था, जिसमें F-16 और ग्रिपन को ऑफर किया गया था और टेक्निकली तेजस उस कैटेगरी का फाइटर नहीं और ना ही तेजस को उस टेंडर के अंदर भारत की तरफ से फिलीपींस को ऑफर किया गया था। अगला अपडेट सबमरीन को लेके, और अभी हम इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको ये बात तो पता होगा कि प्रोजेक्ट 75I काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखा गया था उसमें सिर्फ साउथ कोरिया के सबमरीन ही फिट हो रहे थे और अभी इस टेंडर से लगभग सभी कंपटीटर बाहर हो चुके हैं और हमारे पास अभी काइंड ऑफ सिंगल वेंडर सिचुएशन हो चुका है। अब जैसे कि इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टेंडर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसी वजह से अभी इस टेंडर के लिए इशू किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो डेडलाइन था उसको एक्सटेंड करने का फैसला किया गया और अभी इसको दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया। अभी इसमें नेवी की तरफ से पहले इशू किए गए स्पेसिफिकेशन को थोड़ा इजी बनाने का फैसला किया गया ताकि इसमें और भी कंपनी शामिल हो सके, क्योंकि वर्तमान की जो कंडीशन है उसके हिसाब से सिर्फ साउथ कोरिया के सबमरीन के अलावा इसमें और कोई सबमरीन क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। पहले जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया था उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए जो डेडलाइन रखा गया था उसको 2022 की 30 जून तक रखा गया था, लेकिन उल्टा इसमें रिस्पॉन्स सबमिट करने के अलावा जर्मनी, रशिया और फ्रांस की तरफ से अपनी तरफ से बता दिया गया कि वो इस टेंडर से बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ के सबमरीन जो थे वो नेवी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे थे और कुछ हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रखे गए कंडीशन में खुश नहीं थे, तो इस वजह से वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। अभी हमारे पास वैसे भी 2 ऑप्शन बचे हुए थे। पहला तो इस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा एक फ्रेश टेंडर को फ्लोट किया जा सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 5 साल का टाइम लग जाएगा, या फिर इस टेंडर के रूल को यहाँ पे थोड़ा ईजी कर दिया जाए ताकि जो कंपनी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उनको इसमें शामिल किया जा सके। और अभी इस दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करने का फैसला किया गया क्योंकि हम अगेन इस टेंडर को 5 साल और डिले नहीं कर सकते, जो कि पहले से ही काफी डिले हो चुका है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी एक कन्वेंशनल किलो क्लास की सबमरीन को रिटायर कर दिया गया। इस सबमरीन का नाम INS सिंधुध्वज है और इसे 16 जुलाई को विशाखापट्टनम में नेवी से फॉर्मली डिकमीशन कर दिया गया। इसे डिकमीशन करते वक्त कोई खास समारोह को भी आयोजित नहीं किया गया था और लगभग 35 साल की नेवी की सर्विस करने के बाद फाइनली इसे रिटायर किया गया।
इस सबमरीन की बात करें तो ये पहला सबमरीन था जिसमें मेड इन इंडिया सोनार्स को फिट किया गया था और इसमें मेड इन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया था। इसके अलावा इसमें इंडिजिनस नेविगेशन इक्विपमेंट और टॉर्पेडो कंट्रोल सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया था। इस सबमरीन को 1987 में सोवियत यूनियन से लिया गया था और अभी लगभग 35 ईयर के बाद इसको रिटायर किया जा रहा है। अब टोटली इस क्लास की 10 वेसल को भारत की तरफ से एक्वायर किया गया था और इसमें से INS सिंधुध्वज की रिटायर होने के बाद हमारे पास इस क्लास की बस 7 ही वेसल बचने वाले, क्योंकि 2013 में इसी क्लास की पहली वेसल INS सिंधु रक्षक की एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग बेकार हो गया था और इसके बाद पिछले साल ही भारत की तरफ से INS सिंधुवीर को म्यांमार को गिफ्ट कर दिया गया था। अभी ओरिजिनली इन किलो क्लास की सबमरीन की जो सर्विस लाइफ है वो लगभग 30 साल की होती है, लेकिन भारत की तरफ से इनकी मिड लाइफ रिपीट प्रोग्राम के अंदर इनकी सर्विस लाइफ को और 10 साल तक एक्सटेंड किया गया था, जिस वजह से इनको आसानी से और 10 साल तक ऑपरेट किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अभी जिस किलो क्लास की सबमरीन को नेवी से डीकमीशन किया जा रहा है, इसको आगे चल के DRDO को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसे DRDO की तरफ से अपनी AIP सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए पहले से ही नेवी की तरफ से बताया गया था कि वो इसी साल के अंदर एक किलो क्लास की सबमरीन को DRDO को हैंडओवर करने वाले थे, जिनको AIP सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिसके बाद 2023 से 2024 के बीच AIP सिस्टम को टेस्ट करने के बाद इनको फॉर्मली INS कलवरी में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद इसको कलवरी क्लास की बाकी सारे सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाएगा। अगला अपडेट रफाल को लेके। आप सभी को पता होगा कि 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल के लिए एक डील को फाइनल किया गया था, जिसको लेके पहले काफी हंगामा हो चुका है और अभी की बात करें तो अभी तक भारत को 35 रफाल को डिलीवर किया चुका है, यानी कि करीब करीब इस डील के अंदर भारत को सभी रफाल को डिलीवर कर दिया गया। आज मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आज फ्रांस की तरफ से भारत को इस डील के अंदर बचे हुए आखिरी रफाल यानी कि 36 रफाल को भी डिलीवर किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि रफाल डील के साथ साथ भारत ने इन फाइटर जेट में 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को करने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत किया था और इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को साइन किए गए थे। और इनिशियली जिन रफाल जेट को भारत को डिलीवर किया गया था उन सभी में कोई भी स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था, क्योंकि इन मॉडिफिकेशन को करने के बाद इनको वैलिडेट करने में कुछ टाइम लगने वाला था, कम से कम 3 साल लगने वाले थे या 2 साल लगने वाले थे। तो भारत के पास इतना वक्त नहीं था कि वो 2-3 साल और वेट करे, क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक रिड्यूस हो रहा था। तो इस दौरान फ्रांस के साथ ये बातचीत किया गया कि आप क्या करेंगे, इनिशियली स्टॉक कंडीशन में रफाल को भारत को डिलीवर करेंगे और इसी दौरान ही कुछ रफाल को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ फ्रांस में टेस्ट किया जाएगा और आखिरी में उनको भारत को डिलीवर किया जाएगा और बाकी बचे रफाल जो भारत को डिलीवर कर दिए गए होंगे उनको भारत में अपग्रेड किया जाएगा। तो इस वजह से फ्रांस की तरफ से पहले क्लीन कन्फिगरेशन के साथ भारत को इनिशियल 30 रफाल को डिलीवर करने का फैसला किया गया था और बाकी बचे 6 रफाल को या 5 रफाल को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ डिलीवर करने का फैसला किया गया था। फिर भी इसमें थोड़े और बदलाव कर दिए गए थे और बस आखिरी रफाल को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। और अब ये जो आखिरी रफाल डिलीवर किया गया था उससे पूरी तरीके से इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया गया। वैसे इस पर्टिकुलर रफाल यूनिट को सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसको फ्रांस में रखकर ही इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ टेस्ट किया जा रहा था और इससे ठीक पहले जो रफाल भारत को डिलीवर किया गया था उनमें भी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए जा चुके थे, लेकिन उसमें कंप्लीटली उनको अपग्रेड नहीं किया गया था और कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपग्रेड अभी उनमें बचे हुए हैं जो कि आगे चल के भारत में अपग्रेड किए जाएंगे और बाकी बचे सभी रफाल को आगे चल के भारत में अपग्रेड करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।